कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार आज 24 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। नए संसद भवन का कल होगा उद्घाटन। फ्लोरिंग त्रिपुरा के बांस की बनी सैंडस्टोन राजस्थान का, रेत हरियाणा की लगी। मोदी सरकार के 9 साल। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज मेगा कॉन्क्लेव, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक, प्रधानमंत्री 8वीं बार अध्यक्षता करेंगे। केसीआर और केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का निर्माण शुरू। जनवरी 2024 में गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होगी। 35 फीट दूर से होंगे दर्शन। और आज शपथ लेगी कानपुर शहर की सरकार। मेयर प्रमिला पांडे 110 पार्षदों के साथ लेंगी शपथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी ये बैठक। बैठक में सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। आपको बता दें, यूपी उत्तराखंड के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। अभी सुबह 9 बजे से शुरू होनी है ये बैठक। इस वक्त की अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बैठक होनी है। सभी राज्यों के सीएम इस अहम बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की ये 8वीं बैठक है और 8वीं बार प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये बैठक होनी है। यूपी और उत्तराखंड के सीएम भी इस अहम बैठक में शामिल होंगे। अभी सुबह 9 बजे से शुरू होनी है ये बैठक। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। दिल्ली के प्रगति मैदान में होनी है ये अहम बैठक। देश के सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे इस बैठक में। आपको बता दें, नीति आयोग की स्थापना के बाद 8वां ये मौका है। 8वीं बार इसकी मीटिंग होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री 8वीं बार अध्यक्षता करते नजर आएंगे। तो अभी सुबह 9 बजे शुरू होनी है ये बैठक। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक। सभी राज्यों के सीएम इस अहम बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है, जिसमें देश के सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में होनी है यह अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी 8वीं बार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवेश, नीति आयोग की 8वीं बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और सभी राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे, क्या है अहम अपडेट? जी बिल्कुल, आज नीति आयोग की 8वीं बैठक होने जा रही है और जिसकी अध्यक्षता स्वयं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद करेंगे। और वो इसमें जो है 6 केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सभी राज्यों के राज्यपाल मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लगभग 20 पार्टियों ने इनका बहिष्कार किया है कि वो नीति आयोग की मीटिंग में भी नहीं बैठेंगे। और हैरान करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है नीति आयोग का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कई विपक्षी दलों से इस बात की मांग की है कि किसी भी प्रकार से नीति आयोग का भी समर्थन ना करे, बैठक में ना शामिल हो। जी हाँ, प्रवेश, अगर बात की जाए केसीआर की, तो केसीआर भी शायद इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का विरोध कर कर पूरा विपक्ष एकजुट होने का जो है दावा कर रहा है और इस बात को खुलासा कर रहा है कि पूरा विपक्ष अगर एक बात पे अड़ेगा तो वो किसी भी कीमत पर नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगा। और यही वजह है कि जितने भी विपक्ष में जो लोग हैं वो बात को मानते हुए नकार रहे हैं और नीति आयोग की जो अहम बैठक है जिसमें हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ राज्यपाल को शामिल होना है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में नहीं बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अहम फैसले लिए जाते हैं। नीति आयोग तय करता है, आगे की रणनीति बनाता है राज्य की उन्नति के लिए। उसमें जो है कई सवाल और कई प्रस्ताव रखे जाते हैं, लेकिन 6 राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इस नीति आयोग की बैठक में नहीं बैठने वाले हैं। जी प्रवेश, अगर बात की जाए नीति आयोग की बैठक की तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें विकास का खाका तैयार होता है, विकास की रूपरेखा तैयार होती है। ऐसे में राज्य के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उन राज्यों के लिए कितना ये नुकसानदेह साबित हो सकता है इस अहम बैठक में शामिल ना होकर? जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए, हर राज्य के मुख्यमंत्री हो, हर राज्य के राज्यपाल हो या कहीं हर राज्य के सचिव हो, उनको अपने राज्य में क्या पूर्ति करनी है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, वो उनको स्वयं ही पता होता है, क्योंकि हर राज्य की देखरेख का जिम्मा जो है मुख्यमंत्री स्वयं लेते हैं और उनको ज्यादा जानकारी होती है और वो अपने प्रस्ताव को लेकर नीति आयोग में बैठकर उसकी मांग कर सकते हैं, वो दिशा निर्देश मांग सकते हैं, उसको पूरा कराने के लिए नीति आयोग का समर्थन मांग सकते हैं। लेकिन जब वो इस बैठक में नहीं बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उस राज्य में जिस चीज की भी समस्या रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको पीछे जाना होगा। जी प्रवेश, अगर बात की जाए सरकार की भी अहम जिम्मेदारी होती है कि इस आयोग की बैठक में, जो कि नीति आयोग की बैठक है, इसमें सभी दलों को साथ में लेकर ये समुचित बैठक की जाए जिससे कि भविष्य की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। ऐसे में विपक्षी दलों का विरोध करना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और ये कैसा मैसेज आने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सरकार ने तो सभी को न्योता दिया था और नीति आयोग की बैठक से पहले जो है जो एक मैं कहूँगा रूपरेखा है या ये कहेंगे एक प्रचलन है जिसमें सभी राज्यों को पहले से ही समय से जो है इंटीमेट कर दिया जाता है, उनको जानकारी दे दी जाती है कि नीति आयोग की बैठक होने जा रही है और उसमें उनका शामिल होना भी अनिवार्य होता है। और ये एक अहम बैठक होती है। इसमें मैं बात करूँ तो पूरे देश के राज्यों की रूपरेखा तैयार कर जो उसकी काफी उन्नति को लेकर चर्चा की जाती है और आने वाले समय में किन किन चीजों को खास विशेष ध्यान रखना चाहिए उस राज्य की उन्नति के लिए, उस पर बैठक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं वो अपने राज्य की उन्नति के लिए ही खुद ही बाधक बन रहे हैं और उसमें जो है वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अगर बात की जाए तो कौन वो लोग हैं, कौन वो मुख्यमंत्री हैं या कौन से वो राज्य हैं जो गैर भाजपा शासित हैं और इस अहम बैठक में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जो है खुलकर सामने है, विरोध कर रही है। दूसरा मैं बता दूं शिवसेना है, टीएमसी है और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जो है समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है ये नीति आयोग की बैठक में कई सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं। प्रवेश, मैं बात कर रहा हूं गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जो भाजपा के नहीं हैं लेकिन विपक्ष के होने के बावजूद भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो 20 पार्टियां हैं वो शामिल नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो समर्थन में है, जिसमें मैं बात करूं सबसे पहले जो पार्टी का मैं नाम लूंगा तो बीजेपी के समर्थन में अकाली दल आता है जो बीजेपी के हमेशा समर्थन में रहता है। उसके अलावा बीजेपी की जो अन्य दल है, जो सहयोगी दल है, उनमें सभी दल उनके साथ है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बीजेपी के शासित नहीं है, जैसे राजस्थान है या मैं बात के अलावा अभी फिलहाल कर्नाटक भी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुलकर सामने आकर विरोध कर चुके हैं और उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगे। जबीर, माफ कीजिएगा, प्रवेश, अगर बात किया जाए इस बैठक की तो ये 8वीं बार ये बैठक हो रही है और काफी अहम ये बैठक है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो, उसके बावजूद विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर एकजुटता दिखा रहा है और इस अहम बैठक का भी विरोध कर रहा है, चूंकि ये नहीं होना चाहिए, चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश के विकास का मुद्दा है, देश की विकास की बातें इस बैठक में होनी है। ऐसे में विकास का खाका तैयार करने के लिए जो ये बैठक होनी है उसमें इन विपक्षी पार्टियों ने नदारद रहने का जो फैसला किया है, तो जनता के साथ ये किस तरीके का
ये छलावा साबित होगी, धोखा साबित होगा इन लोगों का, क्योंकि ये बैठक देश के विकास के लिए ये बैठक मानी जाती है, जो अगले 1 साल के विकास की रूपरेखा तय करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया कि इस जो नीति आयोग की बैठक का खुलकर जो समर्थन विरोध कर रही है वो सिर्फ अकेली आम आदमी पार्टी है, और उन्हीं के आह्वान पर जो है अन्य दल जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई लोगों से मिलकर इसका जो है विरोध करने के लिए मिल भी चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होकर ये, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री है वो अपने ही राज्य को पीछे कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अपनी बात को रख सकते हैं। अपने राज्य की उन्नति के लिए 10-12 चीजें होती है जिसमें वो खुलकर कह सकते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो मेरा राज्य और भी आगे जा सकता है, या ये कहें कि कोई ऐसी रणनीति हो सकती है जिसके लिए वो खुलकर अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो उसका विरोध करते हैं तो उसमें अपने राज्य का और अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और जिसका जो भरपाई है कहीं ना कहीं जनता को ही करनी होगी। जी प्रवेश, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी अहम अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। नीति आयोग की अहम बैठक जो 9 बजे से शुरू हो चुकी है, इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें देश के सभी राज्यों के सीएम को शामिल होना था, जबकि बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों के सीएम विरोध स्वरूप इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रहेंगे। 10:15 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का आगमन होगा, जबकि 10:30 बजे स्वर्गीय राम लखन पासवान को श्रद्धांजलि देंगे। तो गोरखपुर का अहम दौरा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 11:45 बजे हेलीकॉप्टर से गांव टांडा पहुंचेंगे और अखिलेश यादव पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि देंगे। तो 2 श्रद्धांजलि सभाओं में शामिल होंगे। 12:45 बजे बहड़गंज पहुंचेंगे रामरती हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद बलिया के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें, बलिया के दड़सरा गांव में स्वर्गीय हेमंत यादव को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये अहम खबर गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव का गोरखपुर का ये अहम दौरा, कई श्रद्धांजलि सभाओं में भाग लेंगे अखिलेश यादव। तो इस वक्त की अहम खबर गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर दौरे के दौरान वो श्रद्धांजलि सभा में भाग लेंगे। सुबह 10:15 बजे गोरखपुर आगमन होगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का आगमन होगा। तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत की तैयारियां कर रखी हैं। 10:30 बजे स्वर्गीय राम लखन पासवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। इसके अलावा 11:45 पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से टांडा गांव पहुंचेंगे अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि देंगे। तो इस वक्त की अहम खबर 11:45 बजे हेलीकॉप्टर से टांडा गांव पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो इस वक्त की अहम खबर गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा, इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। हॉस्पिटल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे अखिलेश यादव। बलिया के दड़सड़ा गांव में स्वर्गीय हेमंत यादव को श्रद्धांजलि देने भी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ रामशंकर यादव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रामशंकर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं अखिलेश यादव, क्या है अहम अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज सपा प्रमुख वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है आज गोरखपुर और बलिया दौरे पे रहेंगे। आपको बता दें 10:15 पे प्राइवेट वाहन से वो गोरखपुर हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे। वहां से वो जो है
शारदा देवी के मालवीय नगर स्थित पर स्वर्गीय राम लखन जी के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे और परिवार का ढांढस बढ़ाएंगे। साथ ही आपको बता दें वो 11:30 बजे यहाँ से बाई कार बड़हलगंज निकलेंगे, जो पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी जी का गांव है, जिनका स्वर्गवास हो गया, अभी हाल ही में हुआ था, और उनके गांव टाड़ा जाएंगे और श्रद्धांजलि समारोह वहां परिवार का ढांढस बढ़ाएंगे। उसके बाद वो डॉक्टर एचएन सिंह जो आजमगढ़ के रसड़ी से विधायक हैं, उनके हॉस्पिटल का जो है बड़हलगंज में उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद वहां से वो बलिया के लिए जाएंगे, बलिया भी एक श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे। आपको बता दें अखिलेश यादव का 20 मई को ही ये दौरा था, लेकिन चूंकि उनके ताई का जो है आकस्मिक निधन हो गया था, काफी दिनों से इलाज चल रहा था, जिसके कारण वो दौरा रद्द करके उस दौरे को आज पुनः किया गया है। जी आराम से अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, तो सपा सुप्रीमो का ये दौरा है, कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश दिखाई दे रहा है, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, गोरखपुर में जो एयरपोर्ट पे है, कार्यकर्ताओं का हुजूम अब जुटना शुरू हो गया है और कार्यकर्ता जोर शोर से वहां पर उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ता उनके साथ जो है शारदा देवी के यहाँ भी जाएंगे और उसके बाद जो है अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं में जो अखिलेश यादव का जो जोश है वो बिल्कुल देखने लायक होता है, चाहे वो कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता पूरा दमखम के साथ जो है अखिलेश यादव का स्वागत करते हैं। जी आराम से अगर बात की जाए, श्रद्धांजलि सभाओं में शामिल होंगे, इसके अलावा एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी शामिल होंगे अखिलेश यादव। इसके अलावा क्या कुछ और भी कार्यक्रम अखिलेश यादव के हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने या किसी अन्य तरह के कार्यक्रम? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम, कोई संबोधित करने का कार्यक्रम नहीं है। चूंकि ये एक श्रद्धांजलि समारोह, चाहे वो बलिया का कार्यक्रम हो, बलिया भी वो सपा नेता जो महेंद्र यादव थे, जिनकी पीट के हत्या कर दी गई थी, उनके भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे वो। और गोरखपुर भी मेन जो इनका मोटिव है वो श्रद्धांजलि सभा, और एक तरह से जनता के बीच में मैसेज है कि जनता के बीच में अखिलेश यादव रूबरू हो रहे हैं। चूंकि देखिए, एक बहुत पुरानी बात ये चर्चा में रही है कि अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकलते हैं और ट्विटर से राजनीति करते हैं, तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव उस चीज को खत्म करना चाहते हैं और ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि वो लोगों के बीच में अब उपस्थित हैं। जी आराम से अगर बात की जाए, अभी निकाय चुनाव में गोरखपुर से एक पूर्व मेयर जिन्होंने गिनती के दौरान आरोप लगाया था कि गिनती में गड़बड़ी है, वो रोते हुए नजर आई थी। क्या अखिलेश यादव वहां भी पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे इस मौके पर? जी निश्चित तौर से जो निकाय चुनाव का 13 तारीख को काउंटिंग चल रही थी, उसमें ये बात निकल के सामने, हालांकि प्रशासन ने उसको टेक्निकल कंप्यूटर फॉल्ट बताया था कि लाइट जल जाने की वजह से, लेकिन वहीं जो सपा से मेयर प्रत्याशी थी काजल निषाद, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 3,30,000 की जो है वोटिंग पोल हुई थी, जबकि तकरीबन 5 लाख से ऊपर की काउंटिंग की गई है। इस पे अखिलेश यादव ने उनसे फोन से वार्ता भी किया था और निश्चित तौर से काजल निषाद चूंकि इस मामले में कई बार अखिलेश से जाके लखनऊ भी मिल चुकी हैं, लेकिन निश्चित तौर से काजल निषाद भी इस कार्यक्रम में कई जगह अखिलेश के साथ देखी जा सकती हैं। जी रामशंकर, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जब भी किसी जिले के दौरे पर निकलते हैं तो कई उद्देश्यों के साथ निकलते हैं। आज चूंकि वो श्रद्धांजलि सभा में जाएंगे, एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में भी जाएंगे। इसके अलावा जब भी वो निकलते हैं तो युवाओं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक रूपरेखा लेकर निकलते हैं, जिससे कि संगठन को मजबूती दी जा सके। कुछ इस तरीके की कोई रूपरेखा जिससे वो श्रद्धांजलि सभा के अलावा इन कार्यक्रमों में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और उनके बीच एक मैसेज दे सकें कि निकाय चुनाव में जैसे कि अभी उनकी कई जगह हार हुई है, उससे उनके कार्यकर्ताओं में एक हतोत्साहित जो हो जाते हैं कार्यकर्ता, वो उनको मोटिवेट कर सकें। जी निश्चित तौर से देखिए, अखिलेश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अखिलेश यादव का एक चर्चा में रहे कि अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन फिलहाल आज जो जिस श्रद्धांजलि समारोह में वो शामिल हो रहे हैं और एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो उनका प्रोटोकॉल है उसमें कहीं भी ये बात सामने नहीं आएगी वो किसी जनसभा को संबोधित करेंगे। हाँ, निश्चित तौर से वो युवाओं को ब्रीफ कर सकते हैं और युवाओं को साथ लेके चल भी सकते हैं। तो ऐसे में एक बात तो साफ है, ये जी रामशंकर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने तमाम अहम जानकारी दी। नजर आप बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा है। तमाम
आपको बता दें कई श्रद्धांजलि सभाओं के साथ ही एक हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगे अखिलेश यादव। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का रुख। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का रुख, भीषण गर्मी से लोगों को राहत। तो दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश से मौसम बदला। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई है, जिसके बाद आम जनता को गर्मी से निजात मिलती नजर आ रही है। तो यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। बात करेंगे अगली खबर की। गाजियाबाद से अगली खबर है। क्षेत्र में हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहावना। चिलचिलाती गर्मी से आम लोगों को मिली राहत। क्षेत्र में हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। आपको बता दें, दिन निकलते ही बारिश होने से गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। तो गाजियाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से आम लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ है। दिन निकलते ही बारिश होने से गर्मी से लोगों को निजात मिलती नजर आ रही है। तो गाजियाबाद से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। क्षेत्र में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिलती नजर आ रही है। जिस तरीके से जानलेवा गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, तो ये इस बारिश से काफ़ी जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी खबर बुलंदशहर से। तेज आंधी के साथ शुरू हुई बरसात। आपको बता दें, भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली। तेज आंधी के साथ शुरू हुई बरसात, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। तो बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज आंधी के साथ बारिश से गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम अच्छा होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जिस तरीके से जानलेवा गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, ऐसे में ये तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होना और भीषण गर्मी से लोगों को साफ तौर से निजात मिलती नजर आ रही है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश और मौसम हुआ सुहावना। लोगों को गर्मी से निजात मिलती नजर आ रही है। तेज आंधी के साथ बरसात शुरू हुई है। बुलंदशहर से अहम खबर। आपको बता दें, जिस तरीके से ये तीन तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद और बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें तेज बारिश से, तेज गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त था। इस बीच इन बारिश की बूंदों ने, तेज बारिश होने से गर्मी से काफ़ी निजात मिली है। लोगों ने राहत की सांस ली है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता तीनों जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं और प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हम प्रवेश शर्मा से हमारा पहला सवाल है। प्रवेश, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जारी था, जानलेवा गर्मी थी, इस बीच ये बारिश कितना राहत लोगों को दे रही है? लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह लगभग 5 बजे के बाद से दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बहुत तेज बारिश हुई और लगभग अभी 5 से 7 मिनट पहले ही बारिश थोड़ी सी रुकी है, लेकिन मौसम काफी सुहावना हो गया और ठंडी हवाओं के साथ साथ जो है लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 3 दिन से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब ये बारिश आई और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो लोगों को काफी राहत की सांस मिली है। और मैं आपको बता दूं, मौसम पूरी तरह
बदल चुका है। और बात करें दिल्ली एनसीआर का विशेष तौर पर, तो बारिश ने पूरा मौसम को दिल्ली और आसपास के इलाके को सुहावना कर दिया है जी। प्रवेश, अगर बात करें दिल्ली के दूर दराज इलाकों में किसानों की अगर बात करें तो किसानों को इस बारिश से कितना लाभ मिलता नजर आ रहा है, लाभ मिल रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय गेहूं की कटाई हो चुकी है और मुझे लगता है कि जब गेहूं की कटाई के बाद फसल में जो पानी की जो आवश्यकता होती है, ट्वेल चलाकर जो किसान उसकी पूर्ति करता है, लेकिन इस समय की बारिश कहीं ना कहीं किसानों को राहत देती नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, उस गर्मी से जो निजात मिली है उसको लेकर लोगों में काफी खुशी है। और मैं बड़े दावे से इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 3 दिन में, जो विशेष तौर पर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन आज की बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है जी। प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा अगला सवाल जयवीर से है। जयवीर, जिस तरीके से गर्मी ने सितम ढा रखा था, लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, कितनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, ऐसे में ये बारिश लोगों को कितना राहत दे रही है? गाजियाबाद के कैसे हालात है, मौसम कैसा है, लोगों को कितना राहत मिलती नजर आ रही है? इलाका है और दिल्ली से सटा हुआ इलाका गाजियाबाद है, जहां पर जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। भाई अब जो सुबह 4 बजे से हाँ जयवीर, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, दर्शक आपको साफ तौर से सुन नहीं पा रहे हैं। हम आपसे आगे सवाल लेंगे। हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर में ये बारिश लोगों को कितना राहत देती नजर आ रही है? जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही थी और ये बारिश लोगों को कितना लाभ और राहत पहुंचा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मानो जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जो टेम्परेचर लगातार 45 परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से तेज हवा के साथ बारिश पड़ना शुरू हुई है, तो अगर बात की जाए फिलहाल की, तो फिलहाल भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और मौसम पूरी तरह से सुहाना है। अगर बात की जाए किसानों की या फसलों की, तो फसलों में जिस तरह से लोगों का अगर कहना है, तो लोगों को एक तरह से ये मानो जिस तरह से एक खाद का काम किया है बरसात में। लोगों सभी लोगों की इच्छा थी कि बरसात होने से जो फसलों में जो गिड़ार लग रही थी, तो गिड़ार बरसात होने से जो गिड़ार होती है, जो फसलों में नुकसान होता है, वो पूरी तरह से बरसात होने के बाद खत्म हो जाता है। और इसलिए सभी लोगों के चेहरों पे, जो किसान भाई हैं, उनके चेहरों पे सभी के में बड़ी मुस्कान आई है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये बरसात हुई है, तो ये इस तरह से मानो कि जिस तरह से एक फसल में डाई और यूरिया का काम किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह से बरसात को लेकर खुशी है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से और भीषण गर्मी से लोगों में राहत भी है। तो इससे जो इस तरह से बीमारी फैल रही थी लोगों में, लगातार डायरिया की बीमारी, जो दस्त की बीमारी, उल्टी की बीमारी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी आएगी, क्योंकि लगातार गर्मी जिस तरह से पड़ रही थी, तो उसको लेकर लोगों में काफी परेशानी थी। लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, अब लोगों ने घर से निकलना भी शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बरसात से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और किसानों की बात करें तो किसानों को तो बेहद ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि किसानों की जो इस समय गेहूं के बाद जो अगर बात करें जनपद बुलंदशहर की, तो जनपद बुलंदशहर जो देहात का क्षेत्र, देहात में एक मक्का की फसल बोई जाती है और पालिश बोई जाती है। धान की भी लोगों ने काफी फसल बो रखी है। तो इसलिए जो लगातार जो पशुओं के लिए चारे की बात की जाए, तो बाजरा, ज्वार, ये भी फसल लगातार पानी मांग रही थी। तो किसानों को जिस तरह से तेज हवा के साथ बरसात हुई है और काफी बरसात हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और सभी किसानों के चेहरे पे एक मुस्कान है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह से बरसात होती रही, तो जो फसल में जो लगने वाली गिड़ार होती है, वो पूरी तरह से मर जाएगी। और गिड़ार को मरने के बाद में किसान की जो पैदावार है, वो भी कहीं ना कहीं दूनी होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात हुई है, जो और किसानों का यहाँ भी ये कहना है कि जो बिजली का पानी होता है, बिजली का पानी इतना फायदा नहीं करता है जितना कि जो बरसात का पानी फसल के लिए फायदा करता है। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे बरसात होने से मुस्कान आई है। और अगर लोगों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, आम जनता के लोगों में ही कहीं ना कहीं राहत भरी सांस ली है, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे घर से। और लोगों में काफी, अगर दुकानदार, डॉक्टरों की बात की जाए, डॉक्टरों पे जिस तरह से मरीजों की लाइन लगी हुई थी, तो डॉक्टरों का भी ये कहना था कि इस समय जो गर्मी की वजह से लोगों में उल्टी, दस्त और इस तरह की बीमारी आ रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस जो बीमारी फैली हुई थी, इससे भी कहीं ना कहीं फायदा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, लोगों में बीमारी भी कम फैलेगी। और फसलों की बात की जाए, तो किसानों को इस तरह से मानो कि जिस तरह से यूरिया और डाई जो बरसात हो रही है, और यूरिया और डाई फसल में लग रही है जी।
हाँ अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा अगला सवाल हमारे संवाददाता जयवीर मावी से है। जयवीर, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, अभी हमारे प्रवेश शर्मा जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अनिल ने काफ़ी कुछ बताया, लोगों को काफ़ी राहत मिलती नज़र आ रही है। अगर हम किसानों की बात करें जयवीर, किसानों को भी राहत हालांकि मिलती नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम बागान किसानों की बात करें जो फल पैदा करते हैं, आम का समय है इस समय, ऐसे में आम के किसानों को इस आंधी और बारिश से कितना फायदा या नुकसान मिलता नज़र आ रहा है, क्या अहम जानकारी देंगे आप? देखिए, जो आम की जो फसलें हैं वो बारिश होने से जो उनका जो बगर होता है उसको कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो इस मौसम में जिस तरह अब बारिश हुई है कहीं ना कहीं लाभ देगी और इस बारिश का काफी लाभ भी मिलने वाला है, चाहे आम की फसल हो या और अन्य फसल हो। आपको बता दें कि जिस तरह लगातार एनसीआर में जिस तरह भयानक गर्मी पड़ रही थी और गर्मी के चलते लगातार बिजली की कटौती भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई थी। अब कहीं ना कहीं इस चिलचिलाती हुई गर्मी, आपको बता दें कि गाजियाबाद के जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से इस जो समस्या थी उसको लेकर समाधान करने के प्रयास कर रहे थे। लगातार बिजली की जो कटौती उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह कहा जा सकता है कि जो बिजली की आपूर्ति थी वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी। गाजियाबाद क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर अब इंडस्ट्री औद्योगिक हब भी कहा जा सकता है और बड़े बड़े फ्लैट्स यानी कि 25-25 मंजिलों में जो लोग रहते हैं उनके सामने बिजली कटौती होने से कहीं ना कहीं काफी गंभीर समस्या थी। जो जनरेटर की जो लाइट होती है वो काफी महंगी पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं अब जब आज सुबह जैसे बारिश हुई है उस बारिश के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है और उम्मीद है कि आने वाले 1 या 2 दिनों तक ऐसे ही लगातार यहाँ पर बारिश की जो घोषणाएं की गई थी, तो यहाँ पर उम्मीद है कि 1-2 दिन बारिश होगी और उससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है जो अस्त व्यस्त हुआ था, जो गर्मी से परेशान थे, जो भीषण गर्मी, जो चिलचिलाती गर्मी थी, उससे कहीं ना कहीं अब राहत मिलेगी। हालांकि जिस तरह लगातार गर्मी का प्रकोप पड़ रहा था, देखना होगा कि अगर 2 दिन या 1 दिन बारिश होती है और उसके बाद नहीं होती है तो गर्मी कितनी प्रभावित करेगी। जी हाँ जयवीर, अगर बात की जाए बिजली कटौती तो एक अलग मुद्दा है। बिजली कटौती भी हो रही थी जिससे आम जनजीवन भी इस भीषण गर्मी में अस्त व्यस्त था, लेकिन जो लोग अगर बिजली रहती भी है तो जो लोग बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास एसी कूलर की व्यवस्था है, उनको तो गर्मी से राहत मिल जाती है। लेकिन हम आम जन की बात करें, जो सड़कों पर काम करने वाले और आम जनमानस की बात की जाए, जो इतनी भीषण गर्मी में लगातार लोग बीमार पड़ रहे थे, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है डायरिया और तमाम अन्य बीमारियों से जो गर्मी की वजह से हो रही हैं, तो ऐसे में उन आम जनमानस के लोगों में कितना राहत मिलती नजर आ रही है इस गर्मी से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपने कहा कि जो आम जनमानस है, चाहे मजदूर हो या फिर किसान हो या अन्य लोग जो सड़कों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस बारिश से काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह लगातार गर्मी पड़ रही थी और सड़क पर निकलना यानी कि दिन में घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को खास तौर पर उनके लिए राहत की खबर है। जिस तरह बारिश पड़ रही है और तापमान में जो गिरावट आई है, उन लोगों को जो कार्य क्षमता थी वो काफी प्रभावित हो रही थी, चाहे मजदूर हो या फिर सड़कों पर रहने वाले लोग हों, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही थी और लगातार जो भीषण गर्मी से बीमारियां थी, वो चाहे डेंगू हो, डायरिया हो, उल्टी दस्त हो, ऐसी तमाम समस्याएं लगातार बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह बारिश हो रही है और अगर उम्मीद है। जयवीर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रवेश शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, इस भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है, जिस तरीके से राहत भरी ये बारिश सामने आई है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर दिल्ली से। सीएम केजरीवाल आज तेलंगाना के सीएम से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, हैदराबाद में अहम मुलाकात होगी। केसीआर से अहम भेंट और मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल समर्थन जुटाने में देश भर का भ्रमण कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। जो बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनके सीएम से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो केंद्र सरकार ये अध्यादेश लेके आई है दिल्ली सरकार के खिलाफ, उसको समर्थन देने के लिए लगातार अरविंद केजरीवाल देश भर का भ्रमण कर रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर केसीआर से वो मुलाकात करेंगे। हैदराबाद में यह मुलाकात होनी है।
और हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवेश, इस अहम जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल काफी मुखर हैं और वो देश भर के जो गैर बीजेपी शासित सीएम हैं उनसे समर्थन की मांग कर रहे हैं। क्या अहम अपडेट और जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर एक खुशी का माहौल दिया था, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ एक अध्यादेश लाकर उनको कहीं ना कहीं असमंजस में डाल दिया, परेशान कर दिया, जिसकी वजह से वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। मैं बता दूं, जब से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम का समारोह हुआ है, उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली आकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, उसके बाद से लगता है कि पूरी कमान स्वयं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ में ले ली है और वो कई जगह जो है स्वयं ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस बाबत जो है खबर को रोकना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि ये अध्यादेश किसी भी कीमत पर राज्यसभा में पास नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वो अभी ममता बनर्जी से मिले, उससे पहले उद्धव ठाकरे से मिले और उससे पहले शरद पवार से मिले और आज इसी क्रम में जो है वो लगभग 1 बजे जो है हैदराबाद में केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनसे मुलाकात करेंगे और उनके साथ राघव चड्ढा और संजय सिंह के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद होंगे। जी हाँ प्रवेश, अगर बात की जाए इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की, तो बीजेपी जिस तरीके से कई बार विपक्षी पार्टियों ने कई अन्य अध्यादेशों और मामलों में भी इस तरीके की कवायद की है, इस तरीके की जन समर्थन और सरकार को घेरने की तैयारी की है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बारी आती है समर्थन, जैसा कि केजरीवाल ने अभी उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है, शरद पवार से भी मुलाकात की है, ममता बनर्जी से की है और बाकी अलग अलग राज्यों के सीएम से कर रहे हैं, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी तो क्या अरविंद केजरीवाल को ये सबका साथ मिलता नजर आएगा? जिस तरीके से बीजेपी रणनीति बनाने में महारत हासिल रखे हुए है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि राज्यसभा में किसी भी कीमत पर ये अध्यादेश पास नहीं होना चाहिए। बात करें तो वो अभी कई मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं, ममता बनर्जी हो या पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या इसके अलावा मैं बात करूं नीतीश कुमार हो, लेकिन आज जब वो केसीआर से मिल रहे हैं तो वो उनका जो मोटो है, उनका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि राज्यसभा में किसी भी कीमत पर ये अध्यादेश पास नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है और राहुल गांधी दोनों से भी मुलाकात का समय मांगा है और वो इस समय पूरे देश के भ्रमण पर निकले हुए हैं और वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी जो फ्लोर टेस्ट के दौरान कोई ना कोई ऐसी चाल चल देगी कि वो इसको पास कराने में पास हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल इसी रणनीति के तहत खुद जाकर खुद उन्होंने कमान संभाली और खुद विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, खुद इस संदर्भ में बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात का प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित राज्य है और मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको कई सारी पावर नहीं है, तो वो अपने राज्य में काम करने में बाधा आती है और ऐसे कई राज्य और भी है जिनको वो शामिल करना चाहते हैं और वो इस मुद्दे को खुलकर कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ही राज्य का राजा होता है और उसको वहां पर कार्य करने की छूट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि फ्लोर टेस्ट को लेकर जब समय आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो पूरी रणनीति है वो राज्यसभा में किसी भी कीमत पर इस अध्यादेश को पास ना होने देने की है और इसी संदर्भ में वो पूरे देश के भ्रमण पर निकले हुए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए अभी कुछ ही हाल ही में आपने देखा कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय हुई और शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने तमाम विपक्षी और अपनी विचारधारा के पार्टियों को इनवाइट किया, लेकिन ऐसे में शरद पवार ने आने से मना कर दिया, केजरीवाल ने आने से मना कर दिया। वो सब कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करना चाह रहे थे। ऐसे में कांग्रेस अलग एक लीडरशिप विकसित करने की कोशिश कर रही है भाजपा के खिलाफ, सभी को एकजुट करने के। इधर केजरीवाल अलग अध्यादेश के अलावा भी सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या केजरीवाल को समर्थन मिलेगा, चूंकि कांग्रेस को वो खुलकर समर्थन खुद नहीं दे पा रहे हैं और केजरीवाल खुद समर्थन मांग रहे हैं? देखिए, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का समारोह हुआ था तो उसमें अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया था और इसी वजह से वो वहां पर नहीं पहुंचे थे, जबकि
कयास ये लगाए जा रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल को न्योता मिलेगा तो वो पहुंचेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि उस समारोह के बाद ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आकर खुद जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर जो उनके दिल में ये मैल था कि उनको नहीं बुलाया गया, ये कहें कि कुछ दूरियां उत्पन्न होने की कोशिश हो रही है। प्रवेश से इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि केजरीवाल लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रदेशों के सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। जो बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है, जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके सीएम से मुलाकात कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए इस अहम अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि राज्यसभा में उनके द्वारा लाया गया, बीजेपी के द्वारा लाया गया अध्यादेश पास न हो पाए और अरविंद केजरीवाल को सफलता मिल सके। इस दौरान रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 24 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। कई विभागों का भी हो सकता है बंटवारा। 24 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। उसके बाद अब विभागों के बंटवारे की बात आती है। 24 विधायक शपथ लेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर आज फैसला होना है। 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो यह अहम खबर कर्नाटक से आपको दिखा रहे। कई विभागों का भी हो सकता है बंटवारा। तो इस वक्त की अहम खबर कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी आपको दिखा रहे। कर्नाटक में शपथ ग्रहण के बाद अब 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। कई मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। इस अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो कैबिनेट का विस्तार होना है। कर्नाटक मंत्रिपरिषद के कैबिनेट का विस्तार होना है। आपको बता दें 24 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। काफी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कांग्रेस कर पाई है। ऐसे में अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और 24 मंत्री चूंकि बनाए जा रहे हैं। तो और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मुजीबुर रहमान बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मुजीबुर, जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव के बाद काफी माथापच्ची के बाद सीएम और डिप्टी सीएम के नामों की नाम सामने आ पाए, ऐसे में अब 24 मंत्री हैं जो जिनकी शपथ की बात की जा रही है और विभागों के बंटवारे की बात की जा रही है। क्या कैसा रहने वाला है? क्या ये जो मंत्री शपथ ले रहे हैं अब ये संतुष्ट होंगे? क्या अहम जानकारी देंगे आप? जी सर, जो 24 मंत्री को हाईकमांड ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, तो 24 मंत्री बहुत खुश हैं। और जरा मंत्री ऐसे लोग हैं कुछ नाराजगी जता रहे हैं। बीके शिव प्रसाद है जो बीजेपी से हाल ही में, जो जगदीश शेट्टर है, उन्होंने सभी जो भी नाराजगी जता रहे हैं, एमएलसी रह चुके हैं, वो भी इस्तीफा देने के लिए, रिजाइनेशन करने के लिए राजी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आगे चल के इनमें नहीं बन पाएगा। तो देखना ये है कि बहुत सारे मंत्री जो सीनियर से उन्हें भी नहीं मिला है ये मिनिस्टर का ये, तो हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन को नजर रखते हुए ने डिसाइड किया है सर। हाँ मुजीबुर रहमान, अगर बात की जाए बंटवारे की, चूंकि विभागों का बंटवारा होगा, साफ तौर से आप देख रहे हैं दो गुट सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दो गुट साफ तौर से नजर आ रहे हैं। ऐसे में विभागों के बंटवारे के बाद क्या खींचतान पब्लिक नहीं होगी? क्या जब विभागों के बंटवारे होंगे तो उनमें विवाद नहीं पैदा होगा? जी जरूर पैदा होगा, क्योंकि इन दोनों में तो इनके विधायक भी, इन्होंने भी कई वादे किए हैं नेताओं से, जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स को भी वायदा किया हुआ है कि उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में
जुड़ गए हैं, कांग्रेस में जुड़कर जीते हुए हैं। और सिद्धरामैया जी के भी लोग वहां पर उन्होंने भी बहुत नाराजगी जता रहे थे। और 135 एमएलए में 20 पर 4 सिर्फ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, उसमें 10 ऑलरेडी हो चुके हैं, 24 बाकी है। 24 में कई 2-3 नए नाम को भी लेके हैं, तो इसमें अंदर उनमें कुछ अनबन नहीं हो रहा है। हाँ, मुजीबुर रहमान, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कर्नाटक में कैबिनेट का विस्तार आज होना है। 24 मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे और विभागों के बंटवारे की भी खबर आ रही है। ऐसे में संतुलन कैसे बनेगा, कांग्रेस पार्टी सभी मंत्रियों विधायकों को कैसे एकजुट रखेगी और संतुष्ट कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस दौरान रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज बरेली दौरा है। आपको बता दें, सुबह 11:45 पर बरेली क्लब ग्राउंड पहुंचेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र चौधरी करेंगे शिरकत। तो इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज बरेली दौरा है। सुबह 11:45 पर बरेली क्लब ग्राउंड पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। लगभग 1 घंटे से ज्यादा इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। उसके बाद ट्रेन के द्वारा 3 बजे के आसपास ये लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सुबह 11:45 पर बरेली पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। आपको बता दें, नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। लगभग 1 घंटे कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। उसके बाद 3 बजे के आसपास ट्रेन के माध्यम से वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बरेली के अहम दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। इस वक्त की अहम खबर आपको बरेली से दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। 11:45 पर बरेली के क्लब ग्राउंड पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। उसके बाद लगभग 1 घंटे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम के बाद लगभग 3 बजे वो लखनऊ के लिए ट्रेन के द्वारा रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भूपेंद्र चौधरी करेंगे शिरकत। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी से भूपेंद्र चौधरी। तो यह अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम अपडेट, भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा, शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र चौधरी करेंगे शिरकत। आपको बता दें, नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं। लगभग 1 घंटा कार्यक्रम में रहने के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:45 पर बरेली के क्लब ग्राउंड पहुंचने की बात की जा रही है भूपेंद्र चौधरी की। तो यह अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बरेली दौरा है। बरेली में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, 11:45 पर बरेली के क्लब ग्राउंड पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। इसके बाद लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। उसके बाद 3 बजे के आसपास वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देवबंद से है। युवकों के बीच मारपीट के बाद आगजनी की खबर सामने आ रही है। 2 बाइकों को किया गया है आग के हवाले। मारपीट में कई युवक घायल। तो देवबंद से अहम खबर, भगवानपुर गांव के युवकों पर आगजनी का आरोप लगाया गया है। देवबंद और बड़गांव की सीमावर्ती क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर देवबंद से आपको दिखा रहे हैं। तनाव के चलते भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। घर से गायब हुई युवती के मामले में ये विवाद बढ़ा है। तो देवबंद और बड़ा गांव की सीमावर्ती क्षेत्र में ये मामला सामने आया है। तनाव के चलते भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो युवती के मामले
में ये विवाद हुआ है। घंटों के बाद युवती को खेत से बरामद किया गया है। तो देवबंद से अहम खबर, युवकों के बीच ये मामला सामने आ रहा है। 2 बाइकों को किया गया है आग के हवाले। आपको बता दें, युवती के गायब होने के बाद ये मामला सामने आया। मारपीट में कई युवक घायल भी हुए हैं। भगवानपुर गांव के युवकों के बीच मारपीट और आगजनी का ये मामला सामने आया। देवबंद और बड़गांव सीमावर्ती क्षेत्रों में ये घटना सामने आ रही है। युवकों के बीच मारपीट के बाद आगजनी भी की गई है। 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो देवबंद से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।